नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, एक पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखना ताकि आपको सीखने के लिए मिले और उसके बाद आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। बाकी नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग कर ही सकते हो। जैसे हम लोग बात करें कांस्टेबल के एग्ज़ाम हों या फिर रेलवे के एग्ज़ाम ग्रुप डी के हों, एनटीपीसी के हों, तो उनके लिए तो आप लोग आसानी से इनको कर ही सकते हो। बाकी यूपीएसआई लेवल स्टैंडर्ड लेवल है, अच्छा लेवल आते हैं उसमें क्वेश्चन। और उसके बाद स्टेट पीसीएस की हम लोग बात करें तो वहाँ भी हमारे क्या आ सकते हैं, अच्छे सवाल आते हैं वहाँ भी, तो उनके लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। आपको लगता हो बेस्ट क्वालिटी है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या क्या प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है। कंप्लीट बात करने का मतलब कौन कौन से प्रावधानों की हमने बात की है। जैसे हम लोग बात करें मूल अधिकारिता क्या होती है, कंप्लीट आर्टिकल 131 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है उसको हमने पढ़ा है। अपीलीय अधिकारिता क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और उसके बाद हम लोग बात करें स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और उसके बाद निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट की बात हमने कर ली है। या फिर हम लोग बात करें न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू की हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद में आपसे बात करूं तो हमने उसके बारे में भी बात की है जो अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। ये 129 आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है। क्या प्रावधान है अभिलेख न्यायालय के, उस सारे के सारे प्रावधानों की बात हमने की है लास्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग कंप्लीट देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान, जो एक संविधान सभा बनाई जाती है, संविधान पीठ जिसको हम लोग बोलते हैं, संविधान पीठ बनाई जाती है। और कितने सदस्यों की, हमारे कितने न्यायाधीश उसमें होते हैं, उनके संबंध में बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पास हमारे हाई कोर्ट हैं, उनमें जो मामले चलते हैं क्या उन मामलों को अपने पास भी मंगवा सकता है या फिर नहीं। और फिर हम उन प्रावधानों की भी बात करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं उनका निर्धारण या फिर उनके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका निर्धारण कौन करता है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो कोई बड़ा वीडियो आज का होने वाला नहीं है, कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। आर्टिकल 139 की हम लोग बात करें तो हमने आर्टिकल 139 में पढ़ लिया है, 139 में पढ़ा है कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट होता है, संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये आर्टिकल 139 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर हम लोग जब पढ़ते हैं 100 हमारे पास 39 का ए प्रावधान जब देखने के लिए मिलता है तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है। जैसे कोई मामला हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आया या फिर सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और बाकी हमारे जितने कोर्ट्स हैं निचले, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधीनस्थ कोर्ट। उससे निचला हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट। और अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, सेम का मतलब है सेम। जैसे हम लोग बात करें कोई राजस्थान है, राजस्थान राज्य है और उसमें मामला भी कोई भी विषय से संबंधित मामला चल रहा है और
सेम उसी विषय से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो इन मामलों के लिए यूपी के हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इन मामलों में जो भी ये भी मामला है सेम राजस्थान में भी सेम है और हमारे पास यूपी में भी सेम है। तो इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है, ये ऐसा कर सकता है। सेम मामले होने पर उन हाई कोर्ट से, उन उच्च न्यायालयों से उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। और यहीं पर एक शर्त सुप्रीम कोर्ट को ये भी दी गई है कि जो यह मामला है यूपी हाई कोर्ट से या फिर राजस्थान हाई कोर्ट से किसी अन्य राज्य के लिए भी या फिर अन्य हाई कोर्ट को भी यह ट्रांसफ़र कर सकता है उस मामले को, अन्य हाई कोर्ट के पास भेज सकता है। ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। यानी उन मामलों को अपने पास भी मंगवा सकता है सुप्रीम कोर्ट और किसी अन्य हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यही प्रावधान आर्टिकल 139 के ए में देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो मैं वहाँ पर लिखता हूँ इसको, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। अपने पास मंगवा सकता है वह उन्हें किसी अन्य उच्च न्यायालय में भी भेज सकता है। जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट के पास केवल इतनी पावर होती है, जो निचले न्यायालय हैं उनसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, जबकि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हाई कोर्ट मामलों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में हम लोग वहाँ पर उनके बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों अधिकार हैं, अपने पास भी उस मामले को मंगवा सकता है और किसी अन्य हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आर्टिकल 139 ए में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं संविधान पीठ की। संविधान पीठ का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बात करें, हमने बात की जो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन होता है, तो वहाँ पर या फिर हम लोग बात करें रिव्यू ऑफ द जजमेंट, अच्छा समझ में आएगा आपको, रिव्यू ऑफ द जजमेंट से हमने बात की थी जो बेरूबारी बनाम भारत संघ का मामला था और उसकी पूर्णतः व्याख्या किस मामले में की गई थी, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में की गई। ऐसे ही हमारे पास उन मामलों के लिए, उनसे संबंधित विषयों की व्याख्या करने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता है और वही संविधान पीठ जो फैसला सुनाती है वही फैसला मान्य होता है, उसको बोलते हैं संविधान पीठ। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास बेरूबारी बनाम बेरूबारी का केस था और बेरूबारी केस में क्या आया, उसमें जो भी निर्णय दिया गया उसको चैलेंज किया गया वापस, और इस चैलेंज को बाद हमारे पास इसको किस केस में पूर्णतः परिभाषित किया गया था, तो केशवानंद
भारती केस में इसको पूर्णतः परिभाषित किया गया था। तो इस केस को परिभाषित करने के लिए हमारे पास जो भी हमारे पास सदस्यों की या न्यायाधीशों की समिति बनी थी उसको हम बोलते हैं संविधान पीठ। क्या बोलते हैं? संविधान पीठ। और संविधान पीठ का गठन कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और संविधान पीठ का गठन करते हैं। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या विषम अंक में होती है। जैसे हम लोग बात करें या तो 5 होगी, जैसे हम लोग बात करें या तो 3 होगी कम से कम, या फिर 5, या फिर 7, उसके बाद 9, 11 या फिर 13। तो हमारे पास उसके बाद 15 सदस्य भी हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास 17 सदस्य भी हो सकते हैं। अब तक की हम लोग बात करें जो सबसे बड़ी संविधान पीठ बनी है तो उसमें कितने जज शामिल थे? तो वहाँ पर केवल 13 या 13 जजों की बेंच बनी थी, 13 जजों की संविधान पीठ बनी थी, जिसने केशवानंद भारती बाद में फैसला सुनाया था। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच के रूप में संविधान सभा पीठ के रूप में हमारी ये देखने के लिए मिलती है, जो केशवानंद भारती बाद का मामला यहाँ पर दिया गया था, जिसके द्वारा संविधान पीठ, उसमें अधिकतम कितने थे? 13 न्यायाधीश थे। इनकी हमेशा संख्या विषम के रूप में क्यों रखी जाती है? इनकी संख्या विषम के रूप में इसलिए रखी जाती है ताकि जो भी निर्णय आए वो क्या आए? पूर्णतः एक निर्णय के रूप में हमें प्राप्त हो। जैसे हम लोग बात करें 3 सदस्यों की हमारे पास संविधान पीठ बनाई गई, तो या तो उस पर 2 सदस्य हाँ कहेंगे या फिर 2 सदस्य उस पर ना कहेंगे। तो वहाँ पर जो भी अधिक सहमति होगी जिसकी भी, उसमें हमारे पास निर्णय आ जाएगा, उसके द्वारा उसका निर्णय मान्य होगा। इस कारण से पूर्णतः डिसीजन लेने के लिए, पूर्णतः निर्णय लेने के लिए असंख्य या फिर विषम संख्याओं में हमारी क्या बनाई जाती है? संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल 145 145 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ये बात मैंने आपको समझाई, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और उसके बाद में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ संविधान पीठ के बारे में। आर्टिकल 139A में तो यही प्रावधान है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे कैसे हमारे न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नियुक्ति तो हमारे पास किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या प्रावधान है नियुक्ति के बारे में? कंप्लीट हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं संविधान पीठ। अब इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 145। और क्या लिखा हुआ है और किन मामलों में बनाई जाएगी? सबसे पहले यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो संविधान की या इसमें प्रावधान की, इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। संविधान पीठ का गठन किया जाता है।
किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर नोट करके और अच्छे से लिख लेना। किन मामलों में? संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। ये आर्टिकल 145 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है और इसमें सदस्यों की संख्या, विषम रूप में होती है। विषम रूप में कितनी होगी? तो विषम रूप में होती है, जैसे हम लोग बात करें 3, 5, 7 या फिर 9 या फिर 13, और उसके बाद इससे बड़ी बेंच अभी भी नहीं बनी है। ऐसा किस लिए करते हैं? ताकि निर्णय पूर्ण बहुमत से आ सके। पूर्ण बहुमत से आ सके। इस कारण से क्या होता है, हमारे पास विषम संख्या में हमारी क्या बनाई जाती है? संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे अधिक जो बड़ी बेंच थी वो किस मामले में बनाई गई थी? यहाँ पर ये भी लिखना, इसका गठन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखना। तो कौन कर सकता है इसका गठन? तो चीफ जस्टिस इसका गठन करते हैं। केशवानंद भारती बाद 1973 के मामले में 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे अधिक जो सदस्य थे संविधान पीठ में, तो वहाँ पर सबसे अधिक जो हमारे न्यायाधीश थे वो किस मामले में थे? केशवानंद भारती बाद 1973। और कितने जज थे वहाँ पर? उसमें शामिल 13 जज थे। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये प्रावधान केशवानंद भारती में सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है, जो जज अधिक थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे, उनका भी नाम लिख लेना। उस समय मुख्य न्यायाधीश उनका नाम आप लोग लिखना, S.N. सीकरी। सीकरी उस समय क्या थे? हमारे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात आप लोग याद रखना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्य होते हैं उनका आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। आर्टिकल 145 में ही उसका प्रावधान है, पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने आपको संविधान पीठ के बारे में समझाया है, तो समझ गए होंगे आप लोग।
लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 145 में ही है प्रावधान, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में नियम या फिर कार्य होते हैं उनका आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और कौन सा मामला किस न्यायाधीश के पास जाएगा उसका भी निर्धारण मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। उसको बोलते हैं रोस्टर का आवंटन। उसको बोलते हैं रोस्टर। रोस्टर का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो रोस्टर को बोलते हैं कि कौन सा मामला किस न्यायाधीश के पास जाएगा। तो रोस्टर का या सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। और इस कारण चीफ जस्टिस को, CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोस्टर का मास्टर भी कहते हैं। रोस्टर का मास्टर भी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट में, ये तो हो गया रोस्टर या फिर जितने कार्य नियम किस प्रकार चलेगा उनका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और उन मामलों की हम लोग बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों, जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं उनका निर्धारण उनकी योग्यता का, उनके कार्य संचालन का या फिर उनके संबंध में जो भी प्रावधान है उनका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो नियमों का और प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण भी कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करते हैं। ये भी आर्टिकल 145 में देखने के लिए मिलता है। यानी प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 146 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकारियों की भर्ती एवं
सेवा शर्तों के संबंध में एवं सेवा शर्तों के संबंध में सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनके द्वारा यानी किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनके द्वारा उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश इसका कार्य करता है। इसका कार्य करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भर्ती होंगी सुप्रीम कोर्ट में और जो सेवा शर्तें होंगी उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, जो भी हमारे अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कार्य के लिए क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 146 146 आर्टिकल में ये प्रावधान बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे किसके संबंध में, अब हम लोग बात करेंगे जो निर्णय या फिर जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रकार हटाया जाता है, क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, संसद ने कौन से नियम बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, किस शब्द का उल्लेख यहाँ उनके लिए देखने के लिए मिलता है, उन सभी प्रावधानों की हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनकी बात करेंगे। आज ये ज़्यादा बड़ा वीडियो, तो जितना भी बड़ा वीडियो हुआ होगा तो आप लोग इसको शेयर करना और कमेंट्स में आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आप लोग सारे के सारे वीडियो देखो ताकि आपको सीखने के लिए मिलें। सिस्टेमेटिक वे से आप लोग पढ़ते हुए आओगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, उनको पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन हटाए गए हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। साथ ही फिर हम लोग पढ़ लेंगे राज्य सरकारों के बारे में, क्या प्रावधान राज्यपाल का है, क्या मंत्रिपरिषद का है, क्या विधानसभा का है वहाँ पर, या विधान परिषद का है। उन सभी प्रावधानों की हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। तो शेयर करना आप लोग वीडियो को, ताकि शेयर करने के लिए तो मैं आपसे बोल ही सकता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।